नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर और यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर आपका हो जाता है। हिंदी भाषा यहाँ पर पढ़ रहे थे और ये पार्ट नंबर आपका जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने कवर कर लिया है, 55 क्वेश्चन डाले हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे और हर क्वेश्चन ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करता हूं। और मैं हर वीडियो में यही कहता हूं भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो भाई बीए को अच्छी प्रकार से पढ़ लो। अगर बीए अच्छी प्रकार से पढ़ लोगे तो अगले जाकर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी एग्जाम के हाल ही में उठा लो, सारे के सारे यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। बहुत ज्यादा बीए से ही लोग उठा रहे हैं, क्योंकि पहले जो हैं अब जो बुके हैं बुके लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बोलो क्या कर रहे हैं, बीए के क्वेश्चन उठाए इस बार, मैंने खुद देखे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, अगर आप अभी पढ़ लोगे तो कम से कम 20 से 25% बीए के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं आपको कंपटीटिव एग्जाम में। तो अच्छा पढ़ोगे तो बेहतर है। ठीक है, ज्यादा पढ़ो, हो सके तो ट्रिक से याद करने की कोशिश करो। मैं तो कराता ही कराता हूं, साथ में 2-3 बार और भी आप करा करो। ठीक है, जो कि आपको याद रहे हमेशा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला ये हमारा थर्ड यूनिट है, क्योंकि सेकंड यूनिट हमने कवर कर ली है, थर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, काव्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखा है, पूर्वी हिंदी को कौन सी भाषा भक्ति आंदोलन में विशेष महत्व पा गई? तो जो पूर्वी हिंदी मैंने कहा ना, सबसे पहले कौन से आते हैं? एबीसी। एबीसी मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 चीज आई यहाँ पर। बघेली तो कोई बड़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है? वो भक्ति की बात कर रहा है। भक्ति में क्या देखने को मिलेगी? अवधि देखने को मिलेगी, क्योंकि श्री राम जो थे वो अवध से ही संबंधित थे। कहते हैं ना अवध श्री राम, है ना? समझे आपने सुना होगा ना, अवध श्री राम। अवध में कौन रहते थे? श्री राम रहते थे। तो पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो भक्ति किसमें दे रखी है भाई? अवध के श्री राम जो थे उसके संबंधित आपको यहाँ पर भक्ति आंदोलन देखने को मिला था श्री राम के अनुसार। ठीक है, अगली बात करते हैं, साहित्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट भाषा कौन सी है? जो साहित्य की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट भाषा है वो कौन सी है? क्योंकि श्री राम जो थे, रामचरितमानस है, साहित्य लिखा गया है, तो सबसे अच्छी कौन सी है? अवध के ही है। ठीक है, श्री राम भाई सर्वोत्कृष्ट भाषा है। जो राम के नाम है वो सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, सूफी कवियों ने प्राय किस भाषा में रचनाएं की हैं, या फिर सूफी कवियों ने अपनी कृतियां प्राय किस भाषा में लिखी हैं? तो जो सूफी जो कवि थे उनकी बात कर रहा है, तो ऐसे याद कर लूंगा कि सूफी की बात करते हैं। ठीक है, रुकना 1 मिनट। हाँ, तो देखो सूफी, मैंने सूफी से लगा दी सफाई, है ना? सफाई जो होती है, आप कहोगे सफाई अच्छी प्रकार से नहीं हुई, है ना? सफाई अच्छी प्रकार से नहीं हुई, इसका मतलब सफाई क्यों नहीं होगी अच्छी? आदमी कोशिश तो पूरी करता है, जब आंधी वगैरह आती है तभी तो सफाई नहीं होता है। तो आंधी अवधि, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो सूफी सफाई कब नहीं होगी? जब आंधी आएगी, क्योंकि उड़े उड़े फिरेंगे गंदगी, है ना? तो इस प्रकार से सफाई नहीं होगी। तो सूफी कवियों ने प्राय किस भाषा में रचना की है? तो अवधी भाषा में। देखो ट्रिक तो बनाना पड़ेगी कुछ ना कुछ याद करने के लिए, और कुछ बन नहीं रही थी इसमें, तो ऐसे ही बन पाई मुझसे। तो ठीक है, अगली बात करते हैं, याद करने की वैसे पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए। फिर बात करते हैं, अवधी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय किस कवि को दिया गया है? तो अवधी भाषा की बात कर रहा है, किस कवि को साहित्यिक के रूप में दिया गया है? तो ये बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अवधी भाषा में कौन है? जायसी है ना? तो कहते हैं ना, अवध के श्री राम की जय। तो बात करते हैं, साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको होगा भाई? अवध के श्री राम को होगा। तो अवध के श्री राम की जय, तो बात करते हैं जायसी। तो अवधी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको है भैया? जय श्री राम को है। ठीक है, तो आराम से याद रहेगा जायसी। अगले बात करते हैं, जायसी किस भाषा के कवि हैं, या जायसी की काव्य भाषा क्या है? तो श्री राम की जय। तो बात करते हैं, अवधी भाषा में जय जयकार होगी फिर तो, है ना? श्री राम की जय होगी, अवध के श्री राम की जय होगी। अगले बात करते हैं, जायसी ने अपना महाकाव्य पद्मावत किस भाषा में लिखा है? तो सीधी बात है कि अवध के श्री राम की जय, तो अवधी भाषा में लिखा होगा। ठीक है, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगली बात करते हैं, तो ऐसी बात कर सकते हैं, अब दे भाई, अब दे, दम है तो, है दम है तो अब दे, दम है तो अब दे। तो पद्मावत, अवधि, आराम से याद रहेगा आपके लिए। फिर बात करते हैं, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अवधी भाषा का जो प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है वो बताना है। तो अवध का प्रचार किसने किया है? श्री राम ने। और श्री राम की पहली भाषा कौन सी है? पद्मावत ही है। ठीक है, तो आराम से आपको याद रहेगा पद्मावत। तो अवधी भाषा पद्मावत।
अवधेय दम है तो, ठीक है, तो ट्रिक बन गई, आराम से आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, इनमें से कौन सी कृति अवधी भाषा की है? तो अवधी भाषा की कौन सी है ये देखना है आपके लिए। वो कह रहा है अवधेय, अवधेय ऐसी क्या चीज दे सकता है? तो आपको कि मधु और माल, मधु जो है, शहद जो है, वो देने की बात कर रहा है यहां पर। तो मधुमालती जो है वो किसकी है? मंझन की है, मधुमालती मंझन की। तो बात करते हैं ये किस भाषा में? अवधी भाषा में। मां से मधुमालती, मां से मंझन, और बात करते हैं किसमें है? मधु दे, अवधे, अवधि, अवधे, क्या चीज दे? मधु दे। तो आराम से ट्रिक बन गई हमारी। अगले बात करते हैं, पद्मावत है रामचरितमानस किस बोली के ग्रंथ हैं? तो ये सारे के सारे किसके हैं? राम जी किसके हैं? अवध के थे। और पद्मावत दम है तो अवधे, ठीक है, तो ट्रिक हमने बनाई रखी है। तो पद्मावत और रामचरितमानस जो है वो किसकी है? अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस किस? तुलसीदास की है। अगले बात करते हैं, रामचरितमानस की भाषा है, ये रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो ये देखना है आपके लिए। तो आपको ये तो पता है अवध की है, तो अवध के श्री राम थे, तो अवधी भाषा में होगी। तो बात करते हैं संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में लिखी गई है। सिंपली है, याद रहेगा। अगली बात करते हैं, हिंदी के विकास के मध्यकाल में सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा का हुआ? तो हिंदी के विकास में जो मध्यकाल था उसमें सर्वाधिक प्रयोग किस भाषा का हुआ था, ये बताना है आपके लिए। मध्य माने क्या हो गया? बीच में। और बीच में क्या होता है? कहते हैं ना कि बीच में पुल जो है वो खराब हो गया, ब्रिज जो है वो खराब हो गया भाई, है ना। तो ऐसे बात कर लो, मध्य में ब्रिज उठा हुआ होता है। तो हिंदी के विकास के मध्य में जो विकास हुआ था वो किसका हुआ था? ब्रिज भाषा का हुआ था। ट्रिक है भाई, हाँ, छोटी छोटी हिंटें तो बनाई है मैंने जो कि आपको याद रहे। अगली बात करते हैं, हिंदी के विकास के मध्यकाल में ब्रिज, हिंदी के विकास के मध्यकाल में जो ब्रिज है वो क्या है? जो ब्रज भाषा है वो किसकी है? श्री कृष्ण की है। और श्री कृष्ण क्या है? साहित्य। इन पर साहित्य लिखा गया है, भगवत गीता लिखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक भाषा आपको देखने को मिलेगी, ब्रज भाषा। क्योंकि ब्रज भाषा क्या है? भगवत गीता लिखी गई है, बड़े बड़े साहित्य लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ये एक साहित्यिक भाषा है, ब्रज भाषा। अगली बात करते हैं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास आपको पता है, सूरदास श्री कृष्ण के बात करते हैं, भक्ति में लीन रहते थे हमेशा, है ना। तो ये किस भाषा के हैं? ब्रज भाषा के हो जाते हैं सूरदास। ऐसे भी याद कर लो, सर 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 सर, सुर 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 सुर, सर 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 सर, क्या बह रहा है? ब्रज में पानी बह रहा है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको पता है कि सूरदास कृष्ण की भक्ति के लीन थे तो आपको बात ही अलग है। तो ठीक है। अगली बात करते हैं, सुरसागर किस भाषा में लिखी गई है? सूरदास की कौन सी है? तीन है, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। तीनों की तीनों सा से संबंधित हैं। सूरदास की कौन कौन सी है? सुरसावली, सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो सूरसागर किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया सूरदास किसके हैं? ब्रज भाषा के हैं, तो ब्रज भाषा में ही लिखी गई होगी। अगले बात करते हैं, रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो भैया रस, रस कहां बरसता है? भैया श्रृंगार रस में, जहां प्रेम होता है। और प्रेम कहां मिलता है? भाई ब्रज की गलियों में मिलता है। तो रसखान किस भाषा के कवि होंगे? भैया ब्रज भाषा के कवि होंगे। रस कहां बरसेगा? ब्रज की गलियों में बरसेगा, ठीक है। तो आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, अथवा तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में है। सबसे बात पहले याद करेंगे, विनय पत्रिका है किसकी? विनय पड़ती है तो हम तुलसी अपने घर में गाड़ते हैं ना, गाड़ते हैं कि भूतों की विनय पड़ जाती है, कहते हैं ना भूत हमारे घर में रहने लगा, विनय पड़ रही है हमारे घर में, लाइयां हो रही हैं, तो क्या करते हैं? तुलसी गाड़ लेते हैं घर में। तो विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की। याद हो गई ना? हो गई। और तुलसीदास किसके कवि हैं? श्री राम के कवि हैं, राम जी के कवि हैं। मगर जो विनय पत्रिका है वो किस भाषा में लिखी गई है? क्योंकि तुलसीदास ब्रज भाषा और अवधि दोनों के ही कवि हो जाते हैं। पहली बात ये बता दूं आपके लिए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? जो विनय पत्रिका है वो किस में लिखी गई है? इसका बन भटकना, क्योंकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। 16 का, हाँ ठीक है, ब्रज भाषा में ही है। क्योंकि विनय, सॉरी कहाँ लिख रहा हूं मैं भी, लगा किस पे रहा हूं। विनय पत्रिका जो है वो किसमें है? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, बने, हाँ ट्रिक मैंने इसकी बनाई थी भाई। बने, क्या बनना है भाई? क्या बने? क्या बनना है भैया? ब्रिज बनना है। क्या बनना है? ब्रिज बनना है। तो बने, क्या चीज बने? ब्रिज बने, ठीक है। तो आराम से याद रहेगा कि विनय बने, क्या चीज बने? ब्रिज बने, ठीक है। तो अब आपको याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, तुलसी की किस कृति में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप मिलता है? तो ब्रज भाषा का निखरा हुआ क्या बने? ब्रिज बने। तो किसमें? विनय पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारी की सारी
तुलसीदास की हैं। राम की भक्ति में तुलसीदास बहुत ज़्यादा लीन थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राम भक्ति बहुत ज़्यादा की है तुलसीदास ने, ठीक है। तो बरबे रामायण भी नहीं की है, दोहाबली भी नहीं की हो जाती है। अगले बात करते हैं, तुलसी मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो तुलसीदास जो मूलतः है वो किस भाषा के कवि हैं पूछ रखा है। अब इसमें तुलसीदास की देखो बात करते हैं, यहाँ पर अवधि नहीं दे रखा है, मगर अवधि लगाते, अगर अवधि होती तो अवधि लगाते इसमें, ठीक है, मगर दोनों के हैं ये तो बात आपको पता ही है, तो ब्रज भाषा के लगाएंगे तो यहाँ पर नोट में भी रखा है। किंतु तुलसी ने ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं, क्योंकि तुलसीदास जो है बहुत ही महान कवि थे एक प्रकार से। ये ब्रज भाषा और बात करते हैं अवधि भाषा दोनों में थे, मगर ये राम की जो भक्ति है वो ज्यादा करते थे, इसलिए ये अवधि भाषा के कवि कहलाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मगर यहाँ पर अवधि दे नहीं रखा है तो हम क्या लगाएंगे, ब्रज भाषा लगाएंगे। अगले बात करते हैं, ब्रज भाषा का उत्कृष्ट काल था, ब्रज भाषा का जो उत्कृष्ट काल था वो कौन सा था? तो ब्रज भाषा का जो उत्कृष्ट काल था वो कौन सा था? वन मिनट इसका, हाँ, तो देखो ब्रिज माने क्या होता है, एक रास्ता होता है, और रास्ता मतलब रीति है ना, उस पे लोग चलते हैं, रीति चलाते हैं, भाई एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा उसी के ऊपर, तो ब्रिज पे क्या करते हैं, रीति की तरह चलते हैं, जैसे रीति क्या चली आ रही है पहले से, है ना। तो ब्रिज भाषा का उत्कृष्ट काल कौन सा था? रीति काल था। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगले बात करते हैं, केशव किस बोली के कवि हैं? जो केशव हैं वो किस बोली के कवि हैं बताना है। केशव जो हैं वो किस बोली के कवि हैं? तो केशव किसे कहते हैं? अरे भैया श्री कृष्ण को कहते हैं केशव। तो केशव किस भाषा के कवि होंगे? ब्रज भाषा के कवि होंगे। अगले बात करते हैं, किस संत कवि की रचनाओं में ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रभाव है? ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रभाव किसमें देखने को मिलेगा? तो किसमें है? कबीर में आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मगर ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है नहीं, क्योंकि अलग अजीब क्वेश्चन है ये। किस संत कवि की रचनाओं में ब्रज भाषा का पर्याप्त प्रभाव है? तो ऐसा रैदास ने भी तो बात करते हैं ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन का कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। अगले बात करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग किसने किया था ये बताना है सबसे पहले। तो खड़ी बोली आपको पता है, अमीर जो लोग होते हैं वो खड़ी बात करते हैं, है ना, ऐसे याद कर लो। तो अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खड़ी बोली का विकास ही अमीर खुसरो ने किया था, ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, 14वीं शताब्दी में किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया? तो एक ही बात है, कौन है? अमीर खुसरो है, खड़ी बात कहते हैं अमीर लोग। अगले बात करते हैं, खड़ी बोली के प्रथम 4 लेखक कौन से हैं? अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताना पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको याद हो पाएगा ये। देखो कोई बंदा खड़ा होता है ना, कहता है खड़ी बात कहता हूं मैं, क्यों? क्योंकि उसके पास दल है भाई, उसके पास दल है, दल मतलब बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो खड़ी बात कहता है अपने, है ना, डरता नहीं किसी से। तो दल है तो खड़ी बात कहेगा वो। इंशाअल्लाह आपको बताया, मुस्लिम लोग जो कहते हैं खड़ी बात होती है उनकी थोड़ी सी, है ना, तो ऐसे याद कर लो। फिर बात करते हैं, ये रखा है सदा सुख लाल, और जो खड़ी बात कहते हैं वो क्या रहते हैं? सदा सुख रहते हैं, है ना। और बात करते हैं, कोई खड़ी बात कह देगा तो भैया मारने की बात भी होती है, फिर तो उसको लाल कर देते हैं मारते मारते, है ना। तो इस प्रकार से ट्रिक बनाई है मैंने। तो सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, सदा सुख लाल और लल्लू लाल, ये सारे के सारे क्या है? खड़ी बोली के लेखक हो जाते हैं, और इन्हीं में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 आपको याद कर ही लेना है, ठीक है। अगले बात करते हैं, रानी केतकी की कहानी किसकी है? तो रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह मैंने सुनी थी, इंशाअल्लाह मैंने सुनी थी। तो रानी केतकी की कहानी जो है इंशाअल्लाह मैंने सुनी थी भाई, और किसी ने सुनी थी। अगले बात करते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेम सागर, प्रेम के सागर में डूब रहा है भाई, है ना, प्रेम के सागर में डूब रहा है। कौन डूब रहा है भाई? लल्लू लाल डूब रहा है, लल्लू लाल, है ना, बिल्कुल लाल लाल हो गया, गुलाब की तरह लाल लाल, प्रेम के सागर में डूब रहा है ना, इसका मतलब गुलाब होंगे लाल लाल, वहां पे डूबता होगा वो, ठीक है। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है भाई? लल्लू लाल है। ट्रिक बन गई आराम से। नासिक के तोप खाने के रचयिता कौन है? तो नासिक कै तोप लेके आ रहे हो भाई? अरे भैया पूरी की पूरी दल में लेके आ रहे हैं, फोर्स लेके आ रहे हैं, तो पूरा दल लेके आ रहे हैं। तो नासिक के तोप खान किसकी है? सदल मिश्र की है, आराम से याद रहेगा। तोप किस में आ रही है? दल में आ रही है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से परिनिष्ठित हिंदी में किस साहित्यकार का योगदान है? परिनिष्ठित जो हिंदी है उसमें किस साहित्यकार का योगदान है ये बताना है। अब कोई चीज पड़ी हुई थी उसको कौन उठा सकता है भाई? महावीर ही उठा सकते हैं। क्या है?
महावीर ही उठा सकते हैं। पड़ी हुई चीज कौन उठाएंगे? महावीर ही उठाएंगे, है ना। तो ऐसे याद करो, ट्रिक तो बनाना पड़ेगी कुछ ना कुछ याद रहे। तो निम्नलिखित में से परिनिष्ठित हिंदी में किस साहित्यकार का योगदान है? तो पड़ी हुई चीज कौन उठाएंगे? महावीर उठाएंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं, साकेत की रचना किस भाषा में की गई है? तो साकेत की रचना किस भाषा में की गई है बताना है। अब देखो कोई संकेत कर रहा है ना, एक व्यक्ति यहां खड़ा होगा, एक व्यक्ति यहां खड़ा होगा, तो संकेत साकेत, संकेत तभी तो करेगा जब वो सामने खड़ा होगा खड़ी बोली में। तो साकेत की रचना किस भाषा में की गई है? खड़ी बोली में की गई है। सिंपली आपको याद रहेगा। अगले बात करते हैं, अनूप शर्मा किस बोली के कवि हैं? जो अनूप शर्मा है वो किस बोली के कवि हैं, ये बताना है आपके लिए। देखो वो कह रहा है नाप, अनूप किसको नापेंगे भाई? भैया ब्रिज को नापेंगे, है ना। कितना लंबा ब्रिज है, अनूप नाप। तो अनूप शर्मा किस बोली के कवि हैं? भैया ब्रिज भाषा के कवि हो जाते हैं। सिंपली हमें याद रहेगा। अगले बात करते हैं, अब आते हैं 4 की ओर, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा के रूप में हिंदी का विकास। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर बता दे रहा हूं मैं, ये कौन सी अनुसूची में है, पहले आपको याद रखना है। कौन सी अनुसूची है भाई? 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। भाग कौन सा होगा? 17वां भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 17वां भाग आपको देखने को मिलेगा। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भैया 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, कहां से अनुच्छेद कौन से कहां से कहां तक है? तो 343 से लेकर 351 तक आपको क्या मिलेंगे? अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। पहले में राज्य के भाषा के, क्योंकि पहली बात जो होती है वो उसी पे समझ होती है, तो भाषा के विकास के बारे में बात की गई है। किसमें? सॉरी, भाषा के बारे में बात की कि देवनागरी लिपि में होगी, ये होगी, वो होगी, ये 343 में रखी है। और विकास कब करेंगे? लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है विकास। तो यहां पर क्या दे रखा होगा? 351 में विकास दे रखा होगा। ठीक है, जो आपके इंपोर्टेंट है वही बता रहा हूं। ठीक है, तो इतनी चीज तो आपको यहां पर याद करना पड़ेगी भाई। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले की ओर। इतनी याद करो, कुछ करो, कैसे भी याद करो, आपको याद करना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। हाँ, एक और रह गया कि 14 सितंबर 1949 को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और पूर्ण प्रकाश कब दिया गया था? ये दिया गया था 1950 में। ठीक है, ये भी आपको पूर्ण रूप से पूछेगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इतनी चीज पहले आप याद कर लो, बाकी यहां पर आगे देखने को मिल ही जाएगा। पहले रखा है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने की पक्षधरता किस प्रांत से प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? एक बात बताओ तो मुझे, जो हिंदी है, ठीक है, जो हिंदी भाषा है, सबसे पहले आंदोलन कहां हो रहे थे? क्या पंजाब में आंदोलन हो रहे थे? क्या गुजरात में हो रहे थे? क्या महाराष्ट्र में हो रहे थे? नहीं। जब देश आजाद हुआ था तो उससे पहले बात करते हैं, क्रांति कहां हो रही थी? बांग्लादेश में चल रही थी सारी की सारी, है ना। बांग्लादेश में, क्योंकि बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो था, यहां पर क्या था? अंग्रेजों का हब था और यहीं पर हम जीते थे, तो यहीं पर उन्होंने सारा की सारा किया था। तो इस प्रकार से हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करने का पक्षधार किस प्रांत से हुआ था? पश्चिम बंगाल से ही हुआ था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। अगले बात करते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हुए उर्दू का विरोध किसने किया था? तो उर्दू का विरोध कौन करेंगे? जो हमारे पुराने बाबू लोग होंगे, है ना, बाबा लोग जो होंगे, पुराने बाबू, ठीक है, बापू कहते थे वैसे उनको, पहले जो बापू कहेंगे उनको, है ना, पहले के लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो बाबू लोग जो थे, है ना, उनने विरोध किया था उर्दू का। तो बाबू लोगों ने क्या होगा? हमारे बाप दादे ने, ठीक है, तो बाबू राम सक्सेना ने क्या था? उर्दू का विरोध किया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है और हर चीज ट्रिक से याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके माइंड में घुस जाए। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां देखेंगे, राष्ट्रभाषा हिंदी का मूलाधार कौन सी भाषा है? तो हिंदी का जो मूलाधार है वो कौन सी है, ये बताना है। मूलाधार किससे आया है? हिंदी से पहले कौन सी थी? तो बात करते हैं अपभ्रंश थी। तो हिंदी का जो मूल आधार आया है वो किससे आया है? अपभ्रंश से आया है, भटकते हुए। अगले बात करते हैं, देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो भैया बहुत ज्यादा बोली जाएगी तो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। जब बहुत ज्यादा बोली जाएगी तब देश के लिए।
अगले बात करते हैं, राष्ट्रभाषा के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो बात करते हैं बहुसंख्यक लोगों द्वारा उपर्युक्त, मतलब बहुत ज्यादा लोग बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अगले बात करते हैं, 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उर्दू के साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दिलाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो किसकी भूमिका थी ये बताना है। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उर्दू के साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दिलाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो वो कौन था ये बताना है। अब दो चीज, हिंदी और उर्दू दोनों को दी जा रही है, तो दो नाम छुपे होंगे उसके, कौन होगा? मदन और मोहन। मदन और मोहन मालवीय, दो नाम छुपे हुए हैं इसका मतलब, तो इसी ने किया होगा, क्योंकि दो अलग अलग नाम हैं यहाँ पे भाषा के, तो यहाँ भी दो नाम आप देख लेंगे आराम से, आपको हिंट बन जाएगी, याद रहेगा। अगले बात करते हैं, राजभाषा के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रसारित शब्द कौन सा था? तो आपको पता है महात्मा गांधी क्या कहते हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं भी, है ना, तो महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी कहेंगे। अगले बात करते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये तो सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद राजा होंगे, है ना। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रस्ताव किसने रखा था ये बताना है। प्रस्ताव मतलब राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव रखा था वो किसने रखा था ये बताना है। अब जो प्रस्ताव रखेगा वो तो सबसे उत्तम होगा भाई, है ना, कहते हैं ना भाई इसकी दम है इसके अंदर, यार इसने प्रस्ताव रखा, तो प्रस्ताव रखेंगे तो कौन हो जाएंगे भाई? हाँ ठीक है, प्रस्ताव रखेंगे सबसे उत्तम होंगे, है ना, उत्तम पुरुषोत्तम दास टंडन ने, ठीक है। अगले बात करते हैं, संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सी भाषा का स्थान प्राप्त है? तो हिंदी कौन है हमारी? हिंदी राज्य भाषा है, क्योंकि 10 राज्यों में बोली जाती है और एक यूटी में, ठीक है, तो 10 राज्यों में बोली जाती है इस प्रकार से। तो संविधान के अनुसार हिंदी को कौन सी भाषा कहा गया है? राज्य भाषा कहा गया है। अगले बात करते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो अभी हमने कहा था ना 14 सितंबर 1949 में क्या हुई थी? मान्यता प्राप्त हुई थी। ये तो मैंने पहले बता रखा है आपके लिए कि 14 सितंबर 1949 आपको याद करना है, ठीक है। मान्यता प्राप्त हुई थी राजभाषा की, किसको? हिंदी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनी एग्जाम में बहुत पूछा, जब कभी हिंदी आएगी तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो इसलिए आपको याद करना है। अगली बात करते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो राजभाषा की बात कर रहा है, किसकी? पूरे भारत की बात कर रहा है, तो ये 1950 संविधान लागू हुआ था तभी बनी थी, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आपके लिए। अगले बात करते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद किस भाग में है? तो ये भी मैंने बताया था, कौन से भाग में है भाई? 17वें भाग में है, ये तो आपको खुद याद करने पड़ेंगे ये। अगले बात करते हैं, भारतीय संविधान के 17वें भाग के अध्याय 1 में किन धाराओं में राजभाषा संबंधी प्रावधान दे रखा है? तो मैंने कौन से अनुच्छेद बताए थे? 343 से लेकर 351, ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आपके लिए। अगली बात करते हैं, यहां रखा है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो हिंदी को राजभाषा किसे मानेंगे? पहले वाले में, क्योंकि राजभाषा मानने की बात कर रहा है, तो 343 के वन में, 343 के वन में, ठीक है। अगले बात करते हैं, किस धारा के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का प्रावधान किया गया है? तो भाई देवनागरी प्रावधान किया गया, राजभाषा बनाया गया है, तो किस में बनाएंगे? 343 में ही बनाएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, राजभाषा से संबंधित सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो बात करते हैं राजभाषा से संबंधित सरकार के कर्तव्य और दायित्व, उसके कर्तव्य हैं, दायित्व हैं कि वो क्या करे? इसका प्रसार करे एक प्रकार से, तो किसमें देखने को मिलेंगे? ये 351 में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। किस मिलेगा? क्योंकि कर्तव्य है और दायित्व है कि हमारी भाषा जो है उसका विदेश में भी प्रसार करें, है ना, अपनी भाषा को मान्यता दें, तो ये किसका होता? सबसे लास्ट में होगा ये, तो भाई तो 351 में देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा जो आयोग है उसका गठन कब किया गया था ये बताना है। तो भाई बात करते हैं राजभाषा आयोग का गठन की बात कर रहा है, गठन, तो ऐसे याद कर लो कि राजभाषा का गठन हो रहा है, मतलब शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत कहां होगी? बचपन में, 55 में, है ना। तो हम भी क्या करते हैं? भाषा को सीखेंगे, है ना, राजभाषा को सीखेंगे कहां पर? बचपन में, जब हमारा गठन होगा तब, ठीक है। तो भाई छोटे से हिंट तो हम बनाना पड़ेंगे याद करने के लिए। अगले बात करते हैं, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
तो राजभाषा के अध्यक्ष की बात कर रहा है ना, तो वो कौन होंगे? खेर जी होंगे। खैर कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? खैर, कोई ना कोई अध्यक्ष बन ही गया है ना, तो ऐसे हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, राजभाषा आयोग के मनोनीय सदस्यों की संख्या। हाँ, तो बात करते हैं अगले, ये है तुम्हारा राजभाषा। पहले हम 19 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 19 वाली ट्रिक थोड़ी सही नहीं थी। तो बात करते हैं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कहते हैं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बन गए खैर, है ना, कोई ना कोई तो बन ही गया खैर, है ना। खैर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बन गए, मतलब राजभाषा हमारी बन गई, ठीक है। खैर, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगली बात करते हैं, राजभाषा आयोग के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है दोनों की दोनों। तो बात करते हैं राजभाषा आयोग के मनोनीत सदस्यों की संख्या। तो राजभाषा आयोग और सदस्यों की बात कर रहा है ना, तो कहते हैं इसकी ट्रिक है आपकी। तो देखो, सदस्य जो बनेंगे उनको राजभाषा आना चाहिए नहीं चाहिए? तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो आप क्या पूछोगे उन सदस्यों से? तोए राजभाषा आती है जो हम तुझे उसका सदस्य बनाते हैं। तो तोए माने तोए, टोएस, है ना, 20 टोए, टोए 20, वहां से याद कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये क्वेश्चन भाई पूछेंगे, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से। अगले बात करते हैं, राजभाषा आयोग ने कितनी प्रशस्तियां प्रस्तुत की थी। तो प्रशस्तियां कौन प्रस्तुत करेगा भाई, किसने प्रस्तुत की? तो वो कहेंगे उनने प्रस्तुत की, उनने प्रस्तुत की। सामने खड़ा होगा तो कहेंगे उनने प्रस्तुत की। तो प्रस्तुतियां किसने प्रस्तुत की? उनने प्रस्तुत की। तो 19 प्रस्तुतियां थी, तो आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने हेतु गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। सिफारिश वगैरह कोई कर रहा है, आयोग पर सिफारिश करना, ठीक है, तो सिफारिशें कौन करेगा ये बताना है। सिफारिश है, विचार करना है, तो विचार कौन करेंगे भाई? ये तो भाई बड़े लोग करेंगे। तो बड़े लोग कौन है? गोविंद हैं, है ना, गोविंद बल्लभ पंत। ऐसा समझ लो कि सिफारिश कौन करेंगे? सिफारिश नहीं करेंगे, सिफारिश वो तो सीधे बल्ला लेके जाएंगे, लठ लेके जाएंगे, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सिफारिश वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी हिंट तो बनाई है मैंने याद करने की, मेरा मानना है कि आपको याद रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। अगली बात करते हैं, राजभाषा विधेयक संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था। जो राजभाषा विधेयक जो है उसको संसद में पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? अब एक बताओ, विधेयक जो है संसद की पेश करने की बात कर रहा है, कोई ना कोई बहादुर इंसान होगा ना होगा, तभी तो पेश करेगा। बहादुर इंसान ही संसद में पेश कर सकता है अभी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने राजभाषा विधेयक को संसद में पेश किया था, ठीक है। अगले बात करते हैं, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो राजभाषा अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में, ठीक है, क्योंकि 15 साल के लिए आया था, मगर 2 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था अधिनियम, ठीक है, 2 साल पहले बन गया था। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो 63 आपको याद रहेगा। 50 के बाद कितना हो गए, 50 में बन के तैयार हुआ था, और उसके बाद में जो दोबारा आया था अधिनियम, जब आया था वो आया था 15 साल के बाद। तो 15 साल में 2 साल कम हो गए थे, ठीक है, उससे 2 साल पहले ही आ गया था, तो इसलिए 63 याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको याद करना पड़ेगी, ये तो आप खुद याद करो इसको, क्योंकि अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 साल पहले इस प्रकार से याद किया है मैंने, क्योंकि 15 साल अंग्रेजी को बढ़त दी थी, और 15 साल से पहले 2 साल पहले ही अधिनियम आ गया था। इस प्रकार से मैंने याद किया है, इसी प्रकार से आप भी याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, राजभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों के लिए अनुमन्य था, अथवा प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में प्रयुक्त करने का प्रावधान किया गया था। तो मैंने कहा ना 15 साल, और अधिनियम कब आ गया था? 2 साल पहले आ गया था। अगले बात करते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा को कहा जाता है, क्या कहते हैं? राजभाषा ही कहेंगे, जिस राज्य में होगी उसी उनके अनुसार होगी, तो राजभाषा कहते हैं। अगले बात करते हैं, केंद्र सरकार को हिंदी में लिखित पत्र का उत्तर किस भाषा में देना अनिवार्य है। भाई हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी क्या है, सबसे ज्यादा बोली जाती है इसलिए। अगले बात करते हैं, भारत के कितने राज्यों की भाषा हिंदी है। तो मैंने कहा 10 से 10, तो हिंदी 10। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में हिंदी राजभाषा है। तो किस प्रांत में हिंदी है? जो भी उत्तर प्रदेश से
मिले हुए जितने भी हैं सबकी कितनी है, हिंदी है। इतना याद कर लो कि उत्तर प्रदेश से मिले हुए जो भी बाउंड्री है उस सबकी कौन है, हिंदी है। तो महाराष्ट्र मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं। गुजरात है, बिल्कुल नहीं। पंजाब है, बहुत दूर है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल टॉप पर है, ऊपर की ओर। एक राज्य है, सहारनपुर मिलता है इससे, ठीक है, यूपी का टच होता है तो जिला। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो भाई याद करने पड़ेंगे खुद से आपके लिए, ठीक है। अगली बात करते हैं, किस राज्य में हिंदी का सर्वाधिक विरोध है? किस राज्य में हिंदी का सर्वाधिक विरोध है? तो सबसे ज्यादा विरोध कहां मिलेगा, बिल्कुल नीचे, तमिल भाषा में, ठीक है। तो तमिल भाषा कहां है, बिल्कुल नीचे पड़ती है, तो इस वजह से वहां पर विरोध देखने को मिलता है। बहुत सी भाषा चेंज हो जाती है बीच में, इसलिए। अगली बात करते हैं, निम्न में से किस प्रदेश की भाषा हिंदी नहीं है? हिंदी नहीं है तो बिहार हमसे टच है, बिल्कुल है। राजस्थान है, बिल्कुल है, आगरा मथुरा मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश की तो है ही, पश्चिम बंगाल बिल्कुल दूर है, तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, बंगला भाषा बोली जाती है। अगले, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शुरू नंबर में ही 22 है। अगली बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस पड़ोसी देश की भाषा को मान्यता प्रदान की गई है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी है? नेपाली आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी को मान्यता कब दी गई थी? 14 सितंबर 1949 में। तो सितम, क्योंकि हिंदी पर सितम ढाया जा रहा है, हिंदी को पीछे कर रहे हैं, इंग्लिश को अगले लेके आ रहे हैं, तो वहां से सितम आपको याद रहेगा। तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को मान्यता दी गई थी। अगली बात करते हैं, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 90 करोड़ है, कोई भय नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं, है ना, ऐसे याद कर लो। देवनागरी लिपि की बात करते हैं हम। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ, किससे हुआ था भाई? देवता ब्रह्मा, लोग ब्रह्मा ही देवता होते हैं, है ना, तो देव कौन है? ब्रह्मा जी हैं, तो वहां से हमें ट्रिक बनाई है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगले बात करते हैं, वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास हुआ, कब हुआ था? वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास, आपको पता है देवनागरी मतलब हिंदी की बात कर रहा है सिंपली वो, और हिंदी का विकास कब हुआ? 1000 ईस्वी में, इसका मतलब 10वीं शताब्दी में, ठीक है, वहां से ट्रिक हमारी बनी है ये। अगले बात करते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवता ब्रह्मा, तो किससे? ब्राह्मी लिपि से आपको देखने को मिलेगा। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? देवनागरी लिपि है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये बताना है। तो नागरी लिपि है ना, नाम भी छुपा हुआ है, देवनागरी नागरी लिपि। अगले बात करते हैं, प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता थी, क्या थी? क्योंकि अब हम आ लिखते हैं, पहले आ के ऊपर डंडा नहीं लगाते थे, ई लिखते थे तो डंडा नहीं लगाते थे, तो पहले डंडा नहीं लगाते थे, बाद में डंडा लगाने लगे। तो प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? कि इनके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी, पहले नहीं लगती थी, बाद में लगने लगी, ठीक है, इतनी बात आपको माइंड में फिक्स हो गई होगी। अब अगली बात करते हैं, महमूद गजनबी ने अपनी मुद्राओं, सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में लिखवाया था? क्योंकि जो महमूद गजनबी जो था वो अपने आप को देवता कहता था, वैसे भी कह सकते हैं गजभर का नबी, है ना, तो गजनबी है ना, ट्रिक बनाई भाई, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो नबी कौन है? नबी देवता ही समझ लो, है ना, देवता लोग हैं। तो महमूद गजनबी क्या हो जाएगा? देवनागरी। इस प्रकार से ट्रिक बना ली। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ये तो सबको पता होगी भाई, छोटा बड़ा कितने वर्ण हैं उसमें? 52 वर्ण हैं, ठीक है, 52 रूपी, ऐसे याद कर लो। देवी 52 रूपी होती ना, होती है, ऐसे याद कर लो इसको, मैंने भी ट्रिक बनाई है, ऐसे ही याद किया है। देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, 13 व्यंजन हैं, ठीक है, दोनों चीज याद करो, 11 स्वर 13 व्यंजन, 11 स्वर 13 व्यंजन। अगले बात करते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगले बात कर, देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है? देवनागरी लिपि जो है किस भाषा में होती है? हिंदी भाषा में लिखने में प्रयुक्त होती है, क्योंकि हिंदी हम लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, देवता को मानते हैं, तो हिंदी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कन्नड़ तमिलनाडु की है, मराठी की है, तमिल की है, तो बची कौन सी? बांग्ला, ठीक, तो बांग्लादेश क्या है? हमारे पड़ोस में है, इसलिए। तो देवनागरी लिपि में कौन सी? बांग्ला। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे नेपाली भाषा लिपि है, किसकी है नेपाली भाषा?
तो नेपाली हो गई, हमने पहली पढ़ी है ना, देवनागरी है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती वो बताना है। हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है, मगर पंजाबी की भाषा अलग हो जाती है। अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान में, क्योंकि इसमें टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखे आते हैं इसमें, इसलिए भारतीय संविधान में किस राजलिपि घोषित किया गया? सॉरी, भारतीय संविधान में किसे राजलिपि घोषित किया गया? भारत की राजलिपि किसे माना गया? तो सिंपल पता है, देवनागरी लिपि को माना गया है। निम्न में से किस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है? तो हमारी जो वैज्ञानिक लिपि है देवनागरी लिपि, है ना। अगली बात करते हैं, देवनागरी लिपि में कुल कितने गुण होते हैं? कौन सा गुण होता है? कौन सा गुण नहीं होता? देखो यही तो एग्जाम में गलती होती है, नहीं होता पूछ रखा है। निश्चितता का होता है, वैज्ञानिकता का होता है, उच्चारण के एक रूपता का होता है, मगर मात्रात्मकता नहीं होती है, सबकी मात्राएं नहीं होती हैं। अगले बात करते हैं, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए लोकनागरी नाम से अभियान चलाया। लोकनागरी नाम से अभियान चलाया था किसने? अब देखो लोक के क्या करेंगे भाई, भल कोई इंसान लोक रहा है तो बीनता होगा कंकड़ों के लिए, तो लोक रहा है तो बीनता होगा। तो देवनागरी लिपि में सुधार के लिए लोकनागरी नाम से अभियान चलाया था किसने? विनोबा भावे ने। अगले है, सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो वो कह रहा है सुधारने की बात कर रहा है, अरे रहने दे यार, क्या सुधारेगा? तो रहने दे नरेंद्र। तो बात करते हैं 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी लिपि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे, अरे वो कह रहा है सुधारने की बात कर रहा है, वो कह रहा है रहने दे यार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इन्हें कौन सुधारेगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग तो वैसे नहीं सुधरने वाले। तो आचार्य नरेंद्र देव। इस प्रकार से हमारी जो सारी यूनिट होती हैं वो खत्म होती हैं। ठीक है, जो सेमेस्टर आपका वन सेमेस्टर जो था, है ना, उसका हमने क्या कर लिया, हिंदी को कवर कर, 3 चीज कवर कर ली, हिस्ट्री, जियोग्राफी और हिंदी, 3 चीज हमने फर्स्ट की कवर कर ली, फर्स्ट सेमेस्टर की एमसीक्यू। ठीक है, इनको आप पढ़ लोगे, 2 बार वीडियो को देखो, आराम से एग्जाम दो, एक भी क्वेश्चन एमसीक्यू का आपको मिस नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।